Hello everyone, welcome to Samarth Academy, and today we are going to cover the current affairs of November 2025 because I have already told you that it is a compilation, and today we will cover part 2 of the compilation. Okay, so we are covering the month of November. So you need to do nothing. आपको करना सिर्फ एक चीज़ है कि नोटबुक लो, पेन लो और लिखना शुरू करो। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम कवर करेंगे टॉपिक वो है स्पेस का। तो कहा गया है इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल PSLV टू लॉन्च ओशन सैट। तो इंडिया का पहला कमर्शियली बिल्ट PSLV रॉकेट विल लॉन्च द ओशन सैट सैटेलाइट in early 2026. Okay, the PSLV XL variant has been fully manufactured by the HAL L&T consortium under a contract from New Space India Limited. This is a common country's first end-to-end industry built rocket and marks a major step in boosting private participation and strengthening India's global position in commercial space launches. तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए PSLV जो है वो हमारा जो है क्या है, कमर्शियली बिल्ट हमारा PSLV जो रॉकेट है, ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो क्या करने जा रहा है, वो मतलब ओशन सैट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने जा रहा है और इसको मैन्युफैक्चर किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसकी तरफ से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कंट्री का फर्स्ट एंड टू एंड इंडस्ट्री बिल्ट रॉकेट है, ओके, जो कि जिसमें कि हम प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बूस्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो अब जो है कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस में भी, जो कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस हो रहे हैं उसमें भी हमारी मतलब जो फॉरेन की कंपनियां हैं ऑब्वियसली वो भी हमारे साथ जो है अब जिसको कहती हैं कनेक्ट कर पाएंगी। ओके, जितनी भी ये कंपनीज है फॉरेन की, तो याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा GSAT S7R कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर इंडियन नेवी। तो एक और स्पेस से रिलेटेड ही न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है कि इसरो ने इंडियन नेवी GSAT 7R सैटेलाइट को लॉन्च किया नवंबर 2, 2025 को श्रीहरिकोटा से। ये इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि अराउंड 4400 kg और पूरी तरह से इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, पूरी तरह से देश में ही जो है इसको बनाया गया है। ये सैटेलाइट नेवल कम्युनिकेशन को, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाता है, ओके, और वॉइस सिक्योर करेगा, डाटा एंड वीडियो लिंक्स अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन प्रोवाइड करेगा। ये जो है ये नेवल कैपेबिलिटीज़ जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें चाहिए उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्या है, GSAT 7R, बस याद रखना है ये इंडिया का सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट जो है क्या कह सकते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट G20 डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो इसकी 4th मीटिंग जो है वो केप टाउन साउथ अफ्रीका में करवाई गई और इसका थीम रखा गया सॉलिडेरिटी एंड रेजिलियंस, की मतलब हार्मनी भी है और एक दूसरे के लिए टॉलरेंस भी है। ये और ये कहाँ पे हुई, केप टाउन साउथ अफ्रीका में। कौन सी, G20 डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि जो डिज़ास्टर्स आते हैं, जो कोई कुदरती आपदाएं आती हैं उस टाइम पे हमें अपने आप को कैसे जो है अपने आप को सॉलिडेरिटी, यानी कि हमें जो है लोगों के प्रति ये नहीं कि मैं बस अपनी जान बचा लूं, लोगों का कुछ नहीं है, लोगों के लिए भी हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको लोगों की हेल्प करनी उस मुश्किल घड़ी में। और दूसरा जो है कि रेजिलियंस बना के रखना, टॉलरेंस की, ओके, ठीक है। तो ये एक थीम रखा गया और ये एक की हाईलाइट रही फॉर द अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव विद साउथ अफ्रीका बिकमिंग द फर्स्ट G20 नेशन टू लॉन्च इट्स नेशनल रोड मैप। सो इन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए ये साउथ अफ्रीका
फर्स्ट G20 नेशन बन गया है जिसने अर्ली वार्निंग, यानी कि जो भी साल में जो भी घटनाएं होने वाली हैं उसके लिए पहले से ही इन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है कि हम उसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे। मुझे तो लगता है कि हर कंट्री को इसके लिए मतलब रेडी ही रहना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, जब फ्लड्स आ जाते हैं तब हम एकदम से मतलब पता नहीं लगता है कि मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि वर्स्ट से वर्स्ट के लिए रेडी रहो। अब जैसे पंजाब में ही फ्लड्स आए थे तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे कितना नुकसान हुआ था। चलो बहुत हेल्प हुई लोगों की, बहुत हेल्प की गई, मगर फिर भी वी शुड बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, अगर थोड़ी बहुत भी उसके प्रति उसके यानी कि उसके बारे में हमें जानकारी है तो। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़, ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2026 टू 28। तो ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ है। इसमें ये बताया गया कि इंडिया को जो है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में फिर से इलेक्टेड किया गया है अनअपोज्ड। ओके, कोई भी इसके खिलाफ नहीं हुआ, सबने इनको सर्वसम्मति से पोस्ट्यूमसली जो है चुना है। कोई भी किसी ने भी इसको अपोज नहीं किया है। देखिए हमारे देश में जो बात करते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ती हैं ऐसा वैसा, ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अनअपोज जो है इसमें इलेक्ट हो गए हैं। इसका मतलब हमें कदर है ह्यूमंस के राइट्स की। ओके, तो इससे जो है हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, हमारी इंक्लूसिव डेवलपमेंट और हमने जो अपने लोगों को फ्रीडम्स दे रखी हैं ये वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज हो रही है। वाकई लोगों को लगता है कि इंडिया जो एक ऐसा कंट्री है जिसने वाकई ये सारी फ्रीडम्स जो हैं अपने लोगों को दी हुई हैं। नेक्स्ट, वाइस चेयरपर्सन ऑफ COP10 एंटी डोपिंग ब्यूरो। तो इंडिया को री इलेक्ट किया गया है एंटी डोपिंग ब्यूरो के लिए इन स्पोर्ट एट यूनेस्को पेरिस। द कन्वेंशन इज ओनली लीगल बाइंडिंग ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग क्लीन एंड फेयर सपोर्ट्स इंडियाज री इलेक्शन स्ट्रेंथिंग। देखिए मैं मानती हूँ कि इंडिया जो है 3 डिजिट्स में आ चुका है डोपिंग की केसेस में। बाकी जितने भी डोपिंग केसेस पकड़े गए हैं वो 2 डिजिट्स में है, चाहे जिस भी कंट्री के हों। बट एटलीस्ट वी आर गिविंग द फेयर डिसीजंस। हम ऐसा नहीं है कि इफ़ वी आर गेटिंग द चेयर, इफ़ वी आर हैविंग सम चेयर एट इंटरनेशनल लेवल, सो उसके लिए हम जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या कुछ अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। इसीलिए हमारे फेयर जो हमारी एक जिसे कहते हैं एक रूल के करके हम जो फिर से जो है इंडिया को री इलेक्ट किया गया है इसमें किसमें, एंटी डोपिंग ब्यूरो में, ताकि जो है इंटरनेशनल लेवल पे डोपिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, एंटी डोपिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको शेप किया जा सके। उसके बाद है 22nd आसियान इंडिया समिट। तो आसियान की फुल फॉर्म आपको पता ही है, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन यानी कि उनका एक ग्रुप। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, तो ये आसियान की फुल फॉर्म है। तो ये मीटिंग जो है मलेशिया में हुई ताकि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको और ज़्यादा गहरा किया जा सके। ओके, और इस मीटिंग में जो है प्लान ऑफ एक्शन 2026 टू 2030 एंड डिक्लेयर 2026 आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी कि ये समुद्र में जो है मतलब चाहे वो ट्रेड बढ़ाने के लिए, चाहे वहाँ पे नेविगेशन करने के लिए, मतलब मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए ये ईयर रहा है, मतलब ये समिट रही है। और इससे जो पहले हमारी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, कि हम ईस्ट कंट्रीज की तरफ देखें, साउथ ईस्ट, कि वो छोटी हैं मगर डेवलप भी हो रही हैं। फिर हमने देखा कि जो साउथ एशियन कंट्रीज है जैसे कि सार्क है, वो उसका काम देखिए ठप पड़ा हुआ है, कुछ भी है, टेररिज्म और मीटिंग्स या डायलॉग्स जो इस पार्टी का है ये कि साथ साथ नहीं चलेंगी। तो उसके बाद तो सार्क की कोई एज सच कोई प्रोमिनेंट मीटिंग भी नहीं हुई। ओके, तो इसीलिए हमने
लुक ईस्ट की जगह फिर हमने क्या करना शुरू किया, जो नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनकी पॉलिसी है कि हम सिर्फ देखेंगे नहीं, अब हम मिलके काम करेंगे, तो वो बन गया एक्ट ईस्ट, यानी कि अब एक्ट उनके साथ काम करने की बारी आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट, 20th ईस्ट एशिया समिट, ये कोलालमपुर डिक्लेरेशन टू बूस्ट कोऑपरेशन इन पीस सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कोलालमपुर में हुई ये 20th ईस्ट एशिया समिट। ओके, और ये ताकि पीस सिक्योरिटी और टिकाऊ विकास हो सके उसके लिए है। और ये आसियान जो मतलब ये समिट 2005 में बनी, जो कि आसियान को मेजर ग्लोबल पावर्स के साथ मतलब जो है कनेक्ट करती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, आसियान में बचे जो कंट्री सॉरी स्टूडेंट्स, जो आसियान में जो कंट्रीज हैं, ओके, वो इस तरह से है कि जितने भी हैं कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जैसे कि अब थाईलैंड है, ओके, इकोनॉमी वाइज आप देख ही सकते हैं। उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, ओके, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, टिमोर लेस्टे, ओके, फिलीपींस, ये सब ऐसे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि जोग्राफी वाइज और इस तरह से एक मतलब मगर इन्होंने अपनी टूरिस्ट इकॉनमी ऐसे डेवलप की है कुछ सालों में कि अब हर कोई जो है यहाँ पे जा रहा है या इन इन जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं। एडवेंचर बहुत से इन्होंने वो किए हैं, और मैरी टाइम जैसे मैंने बोला कि उसके लिए तो ये काम करते ही रहते हैं, क्योंकि ये बीच इनके पास काफ़ी जो है सी एरिया लगता है, तो उसको ये सही करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये 20th ईस्ट एशिया समिट भी कराई गई, ताकि एजुकेशन, हेल्थ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इन पे जो है काम किया जा सके। एपेक मीटिंग समिट 2025, तो ये ग्योंजू साउथ कोरिया में हुई, ओके, ताकि जो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके, फ्री ट्रेड हो सके। ये 1981 में बना था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओके, एपैक। तो इसमें 21 पैसिफिक इकोनॉमीज हैं, और इंडिया जो है ऑब्जर्वर स्टेटस, नॉट अ फुल टाइम मेंबर, मगर हम इसके ऑब्जर्वर मेंबर तो है ही हैं। तो याद रखना है इसकी मीटिंग साउथ कोरिया में हुई, ताकि जो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और फ्री ट्रेड को बढ़ाया जा सके। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया फुल टाइम मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। उसके बाद अमेजॉन फेस प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट जो है मानोस में करवाया जा रहा है ब्राज़ील के, ताकि ये स्टडी किया जा सके कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो फॉरेस्ट को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। ओके, इसमें जो है फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी, और ये जो प्रोजेक्ट है वो क्लाइमेट कंडीशन जो फ्यूचर में आने वाली हैं उसको भी स्टडी करेगा, और ये भी देखेगा कि कितनी जल्दी जो है जो अमेज़न के क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उसकी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अमेज़न फॉरेस्ट में कितनी फास्ट हो रही है, वो चीज़ को स्टडी करेंगे। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, अमेज़न फेस प्रोजेक्ट ब्राज़ील के मानोस में। ग्लोबल फॉरेस्ट फंड, तो इंडिया ज्वाइंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF एज एन ऑब्जर्वर एट COP30 इन ब्राज़ील। ये इनिशिएटिव जो है 125 बिलियन USD का है, टू सपोर्ट कंट्रीज दैट प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचा के रखेंगे। इंडिया भी इसमें मतलब वो वही यही चीज़ें चाहता है कि रीन्यूएबल एनर्जी हो, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन हो, इमिशन रिडक्शन हो। मैंने पहले ही कहा, जहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की बात होगी ना या एनवायरनमेंट की, वहाँ हम आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये है, ओके, हमने उसको ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट, जनरेशनल बैन ऑन टोबैको मालदीव्स, ओके। तो मालदीव्स पहला ऐसा कंट्री बन गया है एक पूरे वर्ल्ड में जो कि जनरेशनल टोबैको बैन कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स टू एनीवन बोर्न ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2007, जो 1 जनवरी 2007 से मतलब के बाद से बॉर्न हुए हैं, वो जो है टोबैको यूज़ नहीं कर सकते, टोबैको प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा, यंगर जनरेशन जो है वो कभी भी लीगली एबल भी नहीं होगी कि वो टोबैको खाए, क्योंकि एंटी एडिक्शन एफर्ट्स किए जा रहे हैं इन देशों में, ताकि ड्रग रिडक्शन या किसी भी तरह की एडिक्शन जो है लोगों बच्चों में आने वाली जनरेशन में ना हो। तो याद रखना है कौन सा है, मालदीव्स, ओके। नेक्स्ट,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2025, तो वो तो फिर मैंने बोला है, हम यहाँ पे आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो 8th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यू दिल्ली में हुई टू बूस्ट ग्लोबल कॉपरेशन ऑन सोलर एनर्जी। ये जो है फ्रांस में, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था 2015 में। और जो एम है इसका टू मोबिलाइज 1 ट्रिलियन USD इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030, ये इसका मोटिव्स है। मतलब सोलर, देखिए मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया कि सोलर एनर्जी चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, मगर इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ओके, तो ये वैसे जो हम अपने देश में लाना चाहते हैं वो फार्मर्स के लिए लाना चाहते हैं, मगर हमारे देश का फार्मर इन चीज़ों को अभी अफोर्ड जो है नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार बहुत से ऐसे एफर्ट कर रही है कि कुछ ना कुछ करके देश में जो है सोलर एनर्जी जो है वो लाई जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन जो है उन्होंने मॉडर्न सीड प्रोसेसिंग प्लांट एट द पूसा कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली टू स्ट्रेंथन सीड क्वालिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो सीड क्वालिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जो पूसा कॉम्प्लेक्स है न्यू दिल्ली का, उसके साथ नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने एक मॉडर्न सीड प्रोसेसिंग को इनोग्रेट किया है। ये 1963 में बना था ताकि फार्मर्स को जो सीड्स की सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाई जा सके, और जो भी नेशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम आती है उसके बारे में बताया जा सके। तो ये फूड सिक्योरिटी और क्रॉप आउटपुट के लिए बहुत अच्छा है। ग्लोबल वायरस नेटवर्क नेक्स्ट है। तो ये जो है ये एक्सपैंड, मतलब इसने अपना नेट जो है अपनी रीच को एक्सपैंड किया है इन बाय एडिंग न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन अमेरिकाज। ओके, तो ये नेटवर्क जो है टॉप वायरोलॉजी लेबोरेटरीज जो है इसमें इकट्ठी होकर काम करती हैं, ताकि जो इमर्जिंग वायरल डिजीज़ हैं उनको कैसे प्रिवेंट करना है या उनको कैसे रिमूव करना है वो देखा जा सके। तो ये इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए मतलब ये किया गया है कि अगर कोरोना वायरस जैसी या कुछ भी ऐसा अननोन, जैसे कि नीपा वायरस भी बहुत ज़्यादा इस तरह से है, कोई ऐसी फैटल डिजीज़ आती है तो उसको पहले से ही एक मॉनिटर किया जा सके, उसको कैसे प्रिवेंट और उसके लिए रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो लोगों को बताया जा सके, उसके लिए है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो बांग्लादेश ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को ज्वाइन किया है और इसके 5th मेंबर बन गए हैं, जो कि रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाएगा इंडियन ओशन में। 2020 में बना था। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए बनाया गया था। बांग्लादेश की इंक्लूजन जो है इसमें क्या वो करेगी, रीजनल स्टेबिलिटी जो है लेकर आएगी। ओके, बांग्लादेश ज्वाइन UN वाटर कन्वेंशन। ओके, तो ये एक हैरानीजनक बात भी है कि बांग्लादेश जो है वो इन सब में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। और ये जिसे कह सकते हैं कि अगर आप अपनी जो देश में इनके, आपको पता ही है कैसी अजीब सी पॉलिटिक्स चल रही है, मगर इट इज़ गुड कि समवेयर इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू सम गुड इनिशिएटिव्स एज वेल। लेट्स सी। और नेक्स्ट भी यही है, UN वाटर कन्वेंशन भी ज्वाइन कर लिया है बांग्लादेश ने। ओके, फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री है जिसने इसको ज्वाइन किया है, विच प्रमोट्स कोऑपरेशन ओवर शेयर्ड वाटर एंड वाटर बॉडीज। अब जैसे पता ही है क्योंकि हमारी जो तीस्ता वाटर ट्रीटी है, मुझे जो कि वो बहुत जल्द ही जो है वो एंड होने वाली है, और जो इंडिया बांग्लादेश के इस टाइम हालात चल रहे हैं, बांग्लादेश को भी कहीं ना कहीं फिक्र ज़रूर है कि हमें जो है वाटर शेयरिंग या ये पीसफुल एक्टिविटीज़ इसी चीज़ों के चलते की जा रही है, ताकि जो है बांग्लादेश की तरफ से एक मैसेज जा सके दैट वी वांट कोऑपरेशन, वी डोंट वांट वॉर, और इस तरह से। ओके, जल्दी अकल ठिकाने भी आ जाती है लोगों की। बिम्स्टेक इंडिया मराइन रिसर्च नेटवर्क, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये कोची ने होस्ट किया इंडिया मराइन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस, ताकि बे ऑफ बंगाल कंट्रीज़ के साथ जो मतलब बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के साथ जो लगती हुई कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ब्लू इकोनॉमी आ सके,
ओके, सस्टेनेबल फिशरी हो, ओशियन हेल्थ अच्छी रहे, मेराइन पोल्यूशन कम हो, कोस्टल लाइवलीहुड हो, और ये एक और चीज़ से जो हमारी इंडो पैसिफिक विजन है उसको भी ये प्रमोट करता है, बिम्स्टेक। हनोई कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, तो 72 कंट्रीज ने यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन हनोई में जो है साइन किया। ओके, और इससे जो है वर्ल्ड का पहला ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क आया ताकि साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, जो ऑनलाइन फ्रॉड है, हैकिंग है, डाटा थेफ्ट है, और भी क्रॉस बॉर्डर डिजिटल क्राइम्स है, उनको जो है सही किया जा सके। IFCCT इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड, तो इन्होंने लॉन्च किया COP30 पे। ओके, ये चीज़ लॉन्च हुई COP30 पे ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ओके, क्लाइमेट पॉलिसीज से रिलेटेड या ग्लोबल ट्रेड रूल से रिलेटेड, उनको सेटल किया जा सके। ये एक परमानेंट प्लेटफॉर्म है फॉर नेशन टू डिस्कस क्लाइमेट लिंक ट्रेड मेजर्स, और इससे जो है एक बैलेंस्ड, फेयर और प्रिडिक्टेबल ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस जो है वो की जा सकती है। सारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ऑलमोस्ट। देखिए, शेख हसीना वर्डिक्ट बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि कन्विक्ट हो चुकी है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वर्डिक्ट ये आया है कि उन्होंने मतलब बहुत देर बाद जो है उनको मतलब कन्विक्ट कर दिया गया है अब। ओके, क्राइम किसके लिए? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत टाइम से रहा है, मास प्रोटेस्ट हुए हैं ताकि उनको अपने ऑफिस से हटाया जा सके, और इससे क्या है, बांग्लादेश में अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जो इनका वर्डिक्ट रहता था वो हो चुका है अब, और इनको गिल्टी पाया गया है, कन्विक्ट किया गया है। अराइज प्रोग्राम लॉन्च एट COP30, तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स उन्होंने लॉन्च किया है क्या? अराइज प्रोग्राम। ओके, ब्राज़ील जो COP30 हो रही है ब्राज़ील में, क्यों? ताकि जो क्लाइमेट शॉक्स हैं उनके अगेंस्ट जो एक रेजिलियंस बनाई जा सके, इसलिए अराइज की फुल फॉर्म भी यही है, एक्सेलरेटिंग रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज। ओके, और इसके लिए वो मतलब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहुत सारी COP30 से रिलेटेड आपको न्यूज़ यही आएगी, प्रोग्राम का नाम पूछ लेंगे, उसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे कि भाई COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, और कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे हुई COP30, तो ब्राज़ील में। सऊदी अरेबिया अबॉलिशेस कफाला सिस्टम, तो कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम जिसमें कि 13 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स, जो कि जिसमें कि 2.6 मिलियन इंडियंस थे, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। इससे क्या होगा, जो है वर्कर्स जो उनको फ्रीडम मिलेगी ताकि वो जॉब चेंज कर सके, ट्रैवल कर सके, और रेजिडेंसी मिल सके उनको एम्प्लॉयर की अप्रूवल के बिना। और इससे जो है मेजर स्टेप होगा टुवर्ड इम्प्रूविंग लेबर राइट्स एंड रिड्यूसिंग एक्सप्लॉयटेशन इन गल्फ रीजन्स। ओके, ये कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम जो है उसको बैन कर दिया गया है। ओके, इससे जो है मतलब बेनिफिट किनको हुआ है? 13 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स को और 2.6 मिलियन इंडियंस को। ओके, अब जो है वो कहीं भी मतलब जॉब जो है चेंज कर सकते हैं, कोई उनको जो है बार बार किसी अपने एम्प्लॉयर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश ने टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है इंट्रोड्यूस किया है, और ताकि उनका जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसको बूस्ट मिले, और ये 8th कंट्री बन गया है ऐसा करने वाला। साल्मोनेला टाइफाई जो है जो इसका वायरस होता है, ओके, बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफाइड बनाता है, उसको जो है रोका जा सके। तो टाइप बार TCV इंडिया, इन्होंने भी मतलब प्रोटेक्शन जो ये इंडिया का है, इन्होंने भी जो है लॉन्ग लास्टिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी टाइफाइड केसेस में। ओके, तो अब ये 8th कंट्री बन गया है जिसने टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाई है। इंडिया एंड इजराइल होल्ड 17th JWG मीटिंग ऑन डिफेंस कॉपरेशन, तो इंडिया और इजराइल ने ये मीटिंग की है टेल अवीव में। ओके, और बोथ साइड साइंड एन MOU साइन हुआ है,
और एग्रीमेंट एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा, किसमें, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। इंडियाज फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो है, तो अब हम आ गए हैं पर्सन इन न्यूज़ एंड अपॉइंटमेंट्स में। तो फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया है, दीपिका पादुकोण को। आपको पता होगा पीछे इन्होंने अपने डिप्रेशन के बारे में खूब चर्चाओं में थी ये, है ना, हालांकि क्वेश्चंस भी किए गए, मगर चलिए जो भी है उन्होंने बताया कि मैंने इसको ओवरकम किया, आई वॉज इन डिप्रेशन। और ये एक ऐसी चीज़ है ना, देखिए पता क्या होता है, जो कुछ जनरेशन एक गैप भी आ जाता है, जब कोई एक बच्चा अपने पेरेंट्स से इस तरीके से बात करता है कि उसको स्ट्रेस बहुत है, बहुत चीज़ का उसको स्ट्रेस है कि वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद, मतलब अब के पेरेंट्स मुझे नहीं पता, जो अब पेरेंट्स बन रहे हैं मे बी दे रिलेट, मगर जो पिछले पेरेंट्स हैं, इफ़ आई कैन मेंशन मिलेनियल्स, है ना, या उससे भी पहले जो हैं, वो जनरेशन जो ये वाली चल रही है, वो शायद इन चीज़ों को समझ नहीं पाती है। ओके, क्योंकि आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड दे सेड कि वो इन चीज़ों को कैसे एड्रेस करेंगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये एक तरह का डिप्रेशन है। ओके, उन्होंने शायद ये प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं एड्रेस की क्योंकि अब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में खुल के बोलने लगे हैं, तो अब ये प्रॉब्लम एड्रेस की जा रही है। ओके, तो हमें जब भी हमारा कोई कलीग है, पीयर है, या कोई स्टूडेंट है, जब वो हमारे पास आता है अपना कोई ऐसा प्रॉब्लम लेके, तो हमें उसको बिल्कुल डिसमिस नहीं करना है कि हो जाएगा। वी हैव टू गाइड करो बहुत अच्छे से कि कोई बात नहीं, टेक अ डीप ब्रीथ, और फिर हम सोचना शुरू करेंगे कि क्या इस पे सोल्यूशन हो सकता है। ओके, तो ये है। नेक्स्ट, विवेक मेनन चेयर IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। तो IUCN का स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो वो किसको बनाया गया है, इंडिया के विवेक मेनन को। जस्टिस प्रतिभा M सिंह चेयरपर्सन विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस, उनकी क्या बन गई हैं, जो पेटेंट्स वगैरह करके देते हैं। तो जस्टिस प्रतिभा सिंह जो है चेयरमैन, प्रतिभा M सिंह बनी है इसकी चेयरमैन। जस्टिस सूर्यकांत जो कि अभी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पता ही होगा BR गवई की जगह ये आए हैं। ओके, तो ये जो है मेन इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया के ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। संजय गर्ग डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स IAS। ओके, तो ये जो है इनको क्या बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, किनको, संजय गर्ग को। नीतीश कुमार जो हैं, पता ही है, बार बार हमने ये काफ़ी डिटेल में कवर किया था कि उनको जो है उनकी 10th टर्म चल रही है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। नेक्स्ट, JDU पार्टी से है, पता ही है, वेटरन एक्ट्रेस कामिनी कौशल पासेस अवे एट 98। बहुत सारे सीरियल्स में आपने इनको चुलबुले रोल करते हुए देखा होगा, है ना। तो इन्होंने जो अपना डेब्यू किया वो 1946 में किया विद नीचा नगर, इंडियाज फर्स्ट कांस विनिंग फिल्म। ओके, फिर उसके बाद जो है लेटर अर्नड एक्लेम इन परफॉर्मेंसेज इन क्लासिक्स लाइक दो भाई एंड शहीद। तो इन दोनों में भी इन्होंने काम किया और इनको, मतलब इनकी एक्टिंग के लिए काफ़ी सराहा गया। उनका जो एक्टिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल था, इससे हिंदी सिनेमा के जो जनरेशन्स हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई हैं। तो कामिनी कौशल याद रखना है, नीचा नगर इनकी जो मूवी थी उसको कांस, फर्स्ट हिंदी फिल्म थी जो कांस विन की, कांस में विनर रही, और दो भाई और शहीद नामक फिल्मों के लिए भी इनको सराहा गया। उसके बाद है सालू मारादा हिमाका ग्रीन क्रूसेडर डाइज एट 114 ईयर्स। तो देख लीजिए, ग्रीन क्रूसेडर्स जो कि, है ना, मतलब जो कि ग्रीन चीज़ें उगाते हैं, उनकी उम्रें देखो कितनी ज़्यादा हैं। तो इन्होंने 385 बनियान ट्रीज़ को कर्नाटका के हाईवे पे जो है लगाया। और ओके, कौन, सालू मारदा थिमाका। और मैं पहले ही बता दूं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी काम लोग कर रहे हैं उनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं,
क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें आ बहुत रही हैं, ओके? और आनी भी क्यों ना चाहिए, इनके नाम याद रहेंगे तो हम कुछ अपनी लाइफ में सोचेंगे भी, हमें भी कोई काम करना चाहिए, कोई पेड़ पौधे उगाने चाहिए। अब इनकी एज देखो 114 ईयर्स में मतलब इनकी डेथ हुई है, ओके? तो वही है कि इन्होंने जो है बैरन लैंडस्केप में भी ग्रीनरी लेकर ये आई और ग्रास रूट कंजर्वेशन इन्होंने की, ओके? मारादा थिमक्का। Veteran singer actor सुलक्षणा पंडित passes away at 71। तो इनकी डेथ मुंबई में हुई ऑन 6 नवंबर 2025 एट द एज ऑफ 71। और इन्होंने जो है बहुत सारे मेलोडियस सॉन्ग दिए हैं और कुछ रोल्स भी किए हैं, ओके? तो बॉलीवुड म्यूज़िक और सिनेमा में इनकी जो आवाज़ है हमेशा सराही जाएगी। नॉर्थ कोरियाज़ फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट किम योंग नैम डाइज एट 97। तो किंग योंग नैम की जो है डेथ हो गई है, ओके? और ये इन्होंने बहुत अपना करियर जो है पॉलिटिकल सर्विस में दिया है और इनकी डेथ जो है कंट्री के पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, याद रखिएगा। नॉर्थ कोरिया। फॉर्मर इंडियन हॉकी स्टार मैनुअल फ्रेडरिक, इनकी भी डेथ हो चुकी है। ये इंडिया के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट हैं केरला से, ओके? और इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल विन किया था इंडियन टीम के लिए 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में। और इन्होंने फियरलेस गोल कीपिंग की वहाँ पे, और इंडिया का जो एक गोल्डन हॉकी की लेगेसी है वो इनके नाम से जानी जाएगी, मैनुअल फ्रेडरिक। उसके बाद है चार्ल्स कोस्टे, फ्रेंच ओलंपिक चैम्पियन। चार्ल्स कोस्टे, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101। ओके? तो ये फ्रेंच ओलंपिक चैम्पियन थे, उन्होंने गोल्ड जीता। और उसके बाद जो है लंदन ओलंपिक्स 1948 में, एंड इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज विक्ट्री इन 1949 ग्रैंड प्रिक्स डेस्टिनेशंस, उसमें भी इनको अवार्ड मिला, चार्ल्स कोस्टे। उसके बाद है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 ये मिला जयंत विष्णु नार्लिकर को, ओके? तो ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ओके, साइंस की फील्ड में जो है इनको दिया गया। नेक्स्ट, सुनील अमृत विंस ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज 2025। तो इनकी बुक बर्निंग अर्थ को जो है बर्निंग अर्थ हिस्ट्री जो कि सुनील अमृत ने लिखी है, इनको जो है उसके लिए बुक प्राइज ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला, ओके? पाउंड्स में इसका रिवॉर्ड दिया जाता है। तो याद रखना है, बुक का नाम है बर्निंग अर्थ अ हिस्ट्री, बर्निंग अर्थ अ हिस्ट्री। उसके बाद है वर्ल्ड फूड प्राइज ऑनर टू शेफ संजीव कपूर। तो इनका नाम तो मुझे लगता है कि सबने सुना ही होगा, ओके? सबसे पहले जो शेफ मतलब नेशनल टीवी पे भी जो खाना बनाना सिखाते थे वो हैं ये शेफ संजीव कपूर। तो इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज ऑनर। बुकर प्राइज 2025 शॉर्टलिस्ट फॉर किरण देसाई। तो किरण देसाई जो कि एक इंडियन बॉर्न ऑथर हैं, इनकी जो है सोनिया एंड सनी, उसके लिए इनको क्या, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, बुक का नाम है द लोनलीनेस। बुकर प्राइज जो है आप ये समझ लीजिए कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज है। तो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी बुक के लिए, एंड सनी, इनको जो है क्या किया गया है, नॉमिनेट किए, शॉर्ट लिस्ट किया गया है बुकर प्राइज 2025 के लिए। उसके बाद है डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड्स, ओके? जो है ये उनको दिया गया है, ओके, डॉक्टर भूपेन हजारिका को। उसके बाद वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025, तो ये दिया गया है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को। एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे देना कैसे जीना है, तो ये इनके द्वारा इसमें मतलब उसके लिए ये काम करते हैं। और पेड़ों के लिए, पेड़ बचाने में बहुत काम इन्होंने किए हैं। तो श्री श्री रविशंकर को ये अवार्ड मिला है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। मनोहर पर्रिकर को, जो युवा मनोहर पर्रिकर आपको पता होगा, जो कि गोवा के रहे हैं सीएम, उनको जो है
युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 उनके नाम से है, तो वो किसको दिया गया है? साई गौतम को, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से हैं। और ये उन्होंने जो है कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में बहुत रिसर्च की है, जिसके करके उनको मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड के नाम से नवाजा गया है। तो डॉक्टर साई गौतम। नेशनल वाटर अवार्ड 2024, तो महाराष्ट्र ने पहली पोजीशन ली इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ 6 नेशनल वाटर अवार्ड 2024। उसके बाद सेकंड पोजीशन आई गुजरात की एंड देन हरियाणा की। ऐसे अवार्ड्स जो हैं और मतलब जो स्टेट्स को जो है क्या कह सकते हैं हम, बूस्ट करते हैं, ताकि अच्छा जो है एक, ताकि स्टेट और इम्प्रूव करें अपने वहाँ पे। तो सबसे पहला स्थान मिला है, ये 6 नेशनल अवार्ड्स थे, जिसमें 6th इसका एडिशन था, जिसमें महाराष्ट्र को बेस्ट स्टेट में डाला गया एंड देन गुजरात एंड देन हरियाणा। उसके बाद है बुकर प्राइज। ओके, तो राइटर डेविड सिजाले, वो हमने कहा था कि शॉर्टलिस्ट किया गया था, जो इंडियन बॉर्न ऑथर है, मगर अब जो है डेविड जाले को है जो है बुकर प्राइज 2025 मिला। उनकी नोवेल का नाम था फ्लैश, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन्स लाइफ एंड एक्सपीरियंस। ये बुकर प्राइज 1969 में बना और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी अवार्ड है। अगर हम इंडिया के पास्ट विनर्स की बात करें तो सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय और मार्गरेट एटवुड को ये अवार्ड मिला, और 2024 के विनर जो हैं समंथा हार्वे थे। उसके बाद है साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 को हुए 14 नवंबर को, क्योंकि ये जो है चिल्ड्रन को लिटरेचर में लाने की एक आप कह लीजिए पहल है। ये अवार्ड 2010 में बने थे 9 से 16 साल के बच्चों के लिए। 24 लैंग्वेजेस में वो मतलब लिख सकते हैं और एलिजिबल है। और जो है जो वर्क्स वो करेंगे वो ओरिजिनल होने चाहिए, कोई भी एआई या ड्रिवन या चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना है, और ये पब्लिश विद इन लास्ट 5 ईयर्स में हुए होने चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुराने हों। तो मतलब ये चीज़ें ही तो प्रमोट करनी है। बाल साहित्य पुरस्कार, ताकि बच्चों में राइटिंग का एक जज्बा आए। जब उनको इन चीज़ों के लिए अवार्ड मिलेंगे या रिवॉर्ड मिलेंगे, दे विल बी हैप्पी एंड दे विल बी मोर, जिसे कहते हैं ना, वो उनको एक और प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मुझे करना है। छोटा थरानी कॉन्फर्ड फ्रांस कैवेलियर अवार्ड, तो ये जो है फ्रांस का जो है प्रेस्टिजियस कैवेलियर डे ऑर्डर डेस आर्ट्स एस डेस लेटर्स अवार्ड है। क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती है, सो आई विल आई विल रीड इट इन इंग्लिश फॉर्म, जो उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन जो इंग्लिश में बनेगा। 13 नवंबर 2025 को इनको ये अवार्ड दिया गया, वेटरन इंडियन आर्ट डायरेक्टर छोटा थरानी को। और ये जो है एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा और विजुअल डिज़ाइन के लिए इनको दिया गया। जैसे कि ही नाउ जॉइंस अदर इंडियन रेसिपिएंट्स कमल हसन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शिवाजी गणेशन और कर्ल्की कौचली, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो अब इनको ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि इनका मेजर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा को। छोटा थरानी। अर्थ शॉट प्राइज 2025, जो कि रियो ब्राज़ील में अनाउंस हुआ। हर विनर को इसमें 1 मिलियन पाउंड जो है दिया गया, ताकि जो उन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताए क्लाइमेट के लिए और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए। तो याद रखना है अर्थ शॉट प्राइज ब्राज़ील में। उसके बाद है साहित्य अकेडमी रिलीजेस हिंदी एडिशन ऑफ द लास्ट डे। तो साहित्य अकेडमी जो है उन्होंने लॉन्च किया अंतिम दिन, जो कि हिंदी ट्रांसलेशन है एक लिथुआनियन ऑथर जैरोस्लावस मेलनिकास नोवेल। उनकी नोवेल का नाम है द लास्ट डे। इस नोवेल को जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, ताकि मतलब वो जो है वर्ल्ड लिटरेचर की जो एक कह सकते हैं ना, वर्ल्ड लिटरेचर इंडियंस के लिए खुला है, आप कैसे मर्जी पढ़ सकते हैं। तो उसकी पहल के लिए इस जो लिथुआनियन जो ये लिथुआनिया यूरोप में है, वहाँ के ऑथर की बुक नोवेल को जो है हिंदी में चेंज किया गया। साहित्य अकेडमी द्वारा। आगे है हेल्थ एंड डिजीज। तो लेप्रोसी डिक्लेयर्ड नोटिफिएबल इन महाराष्ट्र। तो जो लेप्रोसी है कह रहा है कि वो
लेप्रोसी एक नोटिफिएबल डिजीज बन चुकी है महाराष्ट्र में। ओके, तो इससे क्या होगा कि अगर हम नोटिफिएबल डिजीज इसको मानेंगे तो ये क्या है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, इसकी अर्ली डायग्नोस की जाएगी, मतलब और रिपोर्टिंग इसकी कंपलसरी हो जाएगी। लेप्रोसी की बात करें तो ये एक हैंसन डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण हो रही है एंड अफेक्ट द स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, आइज एंड अदर ऑर्गन्स। और अभी भी ये 120 कंट्रीज में मतलब है, और 2 लाख न्यू केसेस एवरी ईयर इसके आ जाते हैं लेप्रोसी के। ओके, अफ्रीकन स्वाइन फीवर सर्ज इन असम। तो स्वाइन फीवर जो है यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, ये हाईली कंटेजियस है, हैजिक है, ब्रेन पे इफेक्ट करता है और जो है डोमेस्टिक वाइल्ड पिग से होता है। ओके, तो जो ये वायरस होता है एस्पर वायरेडे फैमिली का, और इसकी मोर्टेलिटी रेट्स जो है अप टू 100% है, डेथ पक्की हो जाती है इसमें। तो याद रखना है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट पिग ट्रांसपोर्ट जो है असम ने अब बैन कर दिया है ताकि इससे बचा जा सके। देखिए कुछ ये जो है ना, इन एरियाज़ के लोग ये खाते भी बहुत है ये चीज़ें, इंसेक्ट फूड बहुत प्रचलित है, जैसे वो रेड आंट चटनी जो है, एंड दिस पिग। नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस 2025 लॉन्च किया गया है ताकि जो है फिशिंग कम्युनिटीज़ जो हैं उनका एक डाटा कलेक्ट हो सके। और ये जो है इनके पार्टनर्स ने इनको पूरा फंड किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने, ICAR, CMFRI ने, FSI के साथ मिलके ये 13 कोस्टल स्टेट्स को कवर करेंगे और यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे। और मल्टीलिंगुअल एप्स, मतलब डिजिटल एप्स होंगे ताकि डाटा कलेक्शन, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में, ताकि डाटा कलेक्शन की जा सके। उसके बाद है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ रिपोर्ट। तो ये जो है ये बेसिकली जितनी ग्लोबल डेथ्स हुई हैं उसके बारे में ये रिपोर्ट बनाई गई है। ओके, और इसमें जो है हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़ जो डोमिनेट कर रही है मोर्टेलिटी को, स्पेशली इन इंडिया में जो हार्ट डिजीज़ है। ओके, हाईएस्ट स्टेज स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट हुई है इसकी 2023 में, लोगों को बहुत हुई है, तो वो डाटा जो है इसमें कलेक्ट किया जा रहा है। रैंकिंग इंडेक्स की बात करेंगे और रिपोर्ट्स की, WMO ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन की बात करेंगे तो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अब जो है 423.9 पार्ट्स पर मिलियन हो चुका है 2024 में, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अब 152% हायर हो चुका है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अगर देखें। 2024 तो वार्मेस्ट ईयर रहा है। ओके, और टेम्परेचर जो है 1.55 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल पहुंच गया है, जिससे कि जो है मतलब अब इसको जो है ये वाइल्ड फायर्स बहुत हुई 2024 में। ठीक है, और ये एक कह रहा है कि अगर कुछ ना किया गया तो ये अब ट्रेंड बन जाएगा, तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ये रिलीज़ किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिलीज़ किया ताकि जो है कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल माइनिंग रिफॉर्म्स किए जा सके इंडियन स्टेट्स में। कौन कौन से, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जो कि कैटेगरी ए में आते हैं, गोवा, उत्तर प्रदेश, असम जो कि बी में है, पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा जो कि सी कैटेगरी में आते हैं, ताकि मतलब माइनिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उनको सही किया जाए। यहाँ पे आपको पता ही है वैसे ही यहाँ पे होती रहती है ना इलीगल माइनिंग, तो उसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का जो रिजल्ट है उसने बताया कि स्मॉलर सिटीज़ हैव आउट परफॉर्म मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन क्लीनलीनेस रैंकिंग्स। तो जितने भी स्मॉल सिटीज़ हैं उन्होंने अर्बन सिटीज़ को ओवर परफॉर्म कर दिया है। मदुरई को जो है डर्टीएस्ट सिटी बोला गया, बल्कि इंदौर, सूरत और नवी मुंबई जो है वो सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में आ गई। ओके, तो मदुरई एक डर्टीएस्ट सिटी है और इंदौर जो है, सूरत और नवी मुंबई इन्होंने टॉप किया है क्लीनलीनेस में। US एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स तो में इंडिया जो है उन्होंने हाईएस्ट एवर रिप्रेजेंटेशन की इस बार, 294 इंस्टीट्यूशन गए थे जिसमें, पर फिर भी
जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में इंडिया के 294 इंस्टीट्यूशन यानी कि यूनिवर्सिटीज गई, जिसमें कि इंडिया ने टॉप 50 में भी अपनी जगह सिक्योर नहीं कर पाई कोई भी यूनिवर्सिटी। IIT दिल्ली जो है वो रहा इंडिया का सबसे पहला टॉप रैंक, जिसकी 59 रैंक थी और पहले इसकी 44 रैंक थी, अब ये 59 पे पहुंच गया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और बहुत सारे अदर IITs जो हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गए, मगर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग रिटेन द नंबर 1 पोजीशन इन एशिया। तो एशिया में नंबर 1 पोजीशन रही यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की। इंडिया रैंक्स 3rd इन ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन। तो चाइना और USA के बाद हमारी सबसे ज़्यादा क्लीन इंडस्ट्रियल पाइपलाइन है, ओके। जिसमें 65 लो इमिशन प्रोजेक्ट्स हैं, वैल्यूड एट ओवर 150 बिलियन US डॉलर्स। और ये प्रोजेक्ट जो हैं मतलब 2 लाख जॉब्स और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को रिड्यूस करेंगी अप टू 175 मिलियन टन्स एनुअली। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। FAO स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट अगर हम देखें तो इसने हाईलाइट किया लैंड डिग्रेडेशन, जो कि अब 1.7 बिलियन पीपल को अफेक्ट करेगी, जिससे कि फूड सिक्योरिटी पे को थ्रेट है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स नहीं होंगी। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है 90% ऑफ ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन इससे हो चुकी है, जो कि ईस्टर्न और साउदर्न एशिया को हैम्पर करेगा, ओके। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सिटी लाइफ इंडेक्स, तो ये जो है इसमें मुंबई ने टॉप किया है विद 94% रेजिडेंट्स रिपोर्टिंग सेटिस्फैक्शन, फॉलोड बाय बीजिंग एंड शंघाई। तो चियांग में एंड हनोई रैंक्ड नेक्स्ट विद 88% हैप्पीनेस लेवल। सियोल, सिंगापुर एंड टोक्यो वर प्लेस लोअर। तो UK बेस एक टाइम आउट रिलीज किया गया कि सिटी लाइफ में, जिसमें मुंबई ने टॉप किया है कि मतलब वहाँ पे जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन है पूरी तरह से, वाह भाई, खुश हैं वो। फिर बीजिंग का नाम आता है, फिर शंघाई का, और उसके बाद जो है हनोई, और वो 88% हैप्पीनेस लेवल पे हैं। देन सियोल, सिंगापुर, टोक्यो है। भाई वाह, मुंबई के लोग बहुत खुश हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो कि 2026 स्कोप 13 बेलम, इसमें इंडिया को 9th रखा गया अमंग क्लाइमेट इफेक्टेड मोस्ट क्लाइमेट इफेक्टेड कंट्रीज टू 1995 टू 2024, ओके। इससे जो है पता लगता है कि क्लाइमेट जो है उसके कारण कितनी फर्टेलिटीज़ हुई हैं, कितने इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, कितने पॉपुलेशन इफेक्ट हुए हैं, ओके। वर्ल्ड बिलियनियर सिटीज़ 2025, तो मुंबई और न्यू दिल्ली ग्लोबल 10 बिलियनियर सिटीज़ में आ चुकी हैं, ओके। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत चीज़ों की ये रिसर्च करते हैं, रिच कौन से हैं, कैसे हैं। मुंबई ने 3rd रैंक किया है ग्लोबली विद 92 बिलियनियर्स। उसके बाद और किसको पास किया है, बीजिंग और शंघाई को। फिर न्यू दिल्ली ने आया है 9th पोजीशन पे फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। और ये जो है किस किस में हमने ज़्यादा तरक्की की है, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके। तो ये हम दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 5.2%, फॉल हो चुका है, जिसके लेबर मार्केट, इसका मतलब है लेबर मार्केट कंडीशन इम्प्रूव हुई हैं, इकोनॉमिक रिकवरी भी होती जा रही है, और ये ट्रेंड जो है जॉब एब्जॉर्प्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो अनसर्टेनिटीज़ आती थी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसको भी स्टेबलाइज करेगा। TB रिपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया में हाईएस्ट ट्यूबरक्लोसिस बर्डन है ग्लोबली, 25% रिडक्शन इन इंसिडेंस सिंस 2025, मगर फिर से जो है इसमें मतलब अब जो है ये हो गया है कि एक्सपेंडेड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, इम्प्रूव ट्रीटमेंट कवरेज, निक्षय 2.0 एंड TB मुक्त भारत इनिशिएटिव हैड स्ट्रेंथ डिजीज कंट्रोल, मगर जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं उसमें वो अभी भी हायर है नेशनल टारगेट से, ओके। बर्डन तो बहुत ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट भी हुई है, मगर मोर्टेलिटी रेट अभी भी हाई है। ग्लोबल कूलिंग वॉच, तो इन्होंने 2025 जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसने वार्न किया है कि ये ग्लोबल कूलिंग जो है वो ट्रिपल हो जाएगी बाय 2050, जिससे कि शार्प राइज आएगा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में,
और विदाउट सस्टेनेबल इंटरवेंशन कूलिंग रिलेटेड इमिशंस में डबल डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्टिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। और ओके तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट डेज। तो वर्ल्ड वीगन डे है 1 नवंबर को। वीगन जो आजकल बोला गया है कि मांस मछली ऐसी चीज़ें मीट को अवॉइड किया जाए। वर्ल्ड जेलीफिश डे 3 नवंबर। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर। इंटरनेशनल डे 6 नवंबर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर। वर्ल्ड फ्रीडम डे 9 नवंबर। नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर। इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर। बिरसा मुंडा डे 15 नवंबर। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर। जस्ट एन अवेयरनेस कि भाई टॉयलेट्स होने चाहिए, ये अवेयरनेस के लिए होता है। इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर। इंटरनेशनल कैश्यू डे 23 नवंबर। शहीदी दिवस ऑफ गुरु तेग बहादुर जी 24 नवंबर। इंटरनेशनल ये थोड़ा सा गलत हो गया है, देख लेंगे। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर जिसको संविधान दिवस बोला जाता है। रेड प्लैनेट डे 28 नवंबर। इंटरनेशनल जैगुआर डे 29 नवंबर। उसके बाद है हमारा जो है जो फीचर 2020 इंडिया, 2024 ब्राज़ील और 2025 साउथ अफ्रीका। तो ये G20 समिट है 2023 और 25 की एक कंपैरिजन टेबल बनाया गया है। तो पहले हमने जो 2023 में जो G20 हमारे आया था, हमने रखा था थीम वासुदेवा कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ब्राज़ील ने रखा बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इन्होंने साउथ अफ्रीका ने 2025 में रखा स्पिरिट ऑफ उबंटू, इंटरकनेक्टेडनेस एंड मल्टीलेटरलिज्म। ओके तो यही है हमारा फोकस था ग्लोबल साउथ पे, ग्रीन डेवलपमेंट पे, इनका हंगर पॉवर्टी पे और इनका जो है मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स पे। फिर उसके बाद इंडिया नोटेबल आउटकम ये निकली कि अफ्रीकन यूनियन हमारे टाइम पे परमानेंट मेंबर बन गया। इसमें सोशल इंक्लूजन मैकेनिज्म, क्लाइमेट फाइनेंस उस पर बात की गई। ये फर्स्ट समिट हो रही है अफ्रीका में जिसने स्ट्रॉन्ग पुश दिया। इंडिया का रोल था होस्ट एंड प्रेसिडेंट, इनका मेजर एजेंडा कंट्रीब्यूटर का, मतलब ऑल इन ऑल बताया गया है समिट्स के बारे में जो G20 की हुई हैं। अब हम आ जाएंगे MCQ पे। तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार किस स्टेट में हुई? अरुणाचल प्रदेश में। एक्सरसाइज मालाबार कौन से ग्रुप मैरीटाइम कॉर्पोरेशन का पार्ट है? तो क्वाड ग्रुप, बताया था आपको, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन। कौन सी स्टेट में हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन थी 2025 में? तो कर्नाटका में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, जिसको मॉस्पी कहा जाता है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कितना हो चुका है? Q2 में 5.2% गिर चुका है। द फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट किसका इनिशिएटिव है? तो किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड बैंक और IMF का। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? जर्मन वॉच, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल यूथ प्रोग्राम, मॉडल यूथ ग्राम सभा किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया था, जिसमें बच्चे जो हैं ये सब रोल प्ले करेंगे सारे कि भाई सरपंच के और पंच के? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विसेज प्रोजेक्ट जो है किस पे एम करता है? डिजिटली ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, पंचायत के लिए। द नो योर व्हीकल इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच सर्विस? तो फास्टैग रीवेरिफिकेशन तो होता है ना, लगा होता है कार्ड सा कार्ड्स के आगे। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली ने किस लिए लॉन्च किया है? ताकि फ्री बस ट्रैवल हो वुमेन और ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम जो है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए किस स्टेट में बनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है वो किस पे बेस्ड है? एलिमिनेट लेगेसी वेस्ट फ्रॉम अर्बन डंप साइट बाय 2027।
6 सहजीवन प्रोजेक्ट जो है वो कौन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है? सहजीवन गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। इनमें से कह रहा है कौन सी कैटेगरी जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में नहीं आती है? तो कौन सी? विज्ञान रत्न श्री। ओके। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसको मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देख लिया है सुनील अमृत को। शेफ संजीव कपूर को कौन सा प्राइज अभी दिया गया है? कौन सा? तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड दिया गया है। किरण देसाई जो कि रिसेंटली न्यूज में थी, उनको जो बुकर प्राइज मिला है वो किस नॉवल के लिए मिला है? हालांकि शॉर्ट लिस्ट हुई थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड एम प्राइमरीली टू, तो ये उस टाइम पे क्वेश्चन आया था, मैंने एड्रेस नहीं किया था। ये एक अवार्ड है डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पे जो कि भारत रत्न है। तो उनके नाम पे ये क्या अवार्ड है, क्या मतलब एम करता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें जिसने कंट्रीब्यूशन दिया है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025 अवार्ड किसको मिला है? तो गुरुदेव श्री रविशंकर को, श्री रविशंकर। मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला है? तो हमने अभी देखा है साई गौतम गोपाला कृष्णन, डॉक्टर हैं ये। नेक्स्ट, किस रैंक को बेस्ट कैटेगरी ऑफ स्टेट 6 नेशनल अवार्ड में बोला गया? तो किसको बोला गया? सेकंड पूछा गया है, किसको बोला गया है? तो गुजरात। इंडिया का 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है? उसको अहमदाबाद गुजरात में है। तन्वी शर्मा ने सिल्वर मेडल वॉन किया है इन BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हुई थी? तो गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किसके द्वारा होस्ट की गई हैं? राजस्थान के द्वारा। फाइड वर्ल्ड कप 2025 किस इंडियन स्टेट में होस्ट किया गया? तो गोवा में। एशियन यूथ गेम्स 2025 किस जगह पे होस्ट किए गए? बहरीन में। इंडियन शूटर अनीश बनवाला जो है उनको सिल्वर मेडल मिला शूटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो किस कैटेगरी में? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो कि कैरो में हुई, वहां पे सम्राट राणा जो है वो इंडिया के पहले क्या बने? पिस्टल वर्ल्ड चैंपियन इन ओलंपिक इवेंट। कफाला सिस्टम जो है ये किससे रिलेटेड है? लेबर स्पॉन्सरशिप और माइग्रेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी किस कैटेगरी में मिला? तो गैस्ट्रोनॉमी, फूड जो है वो बहुत ऐसा है। इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस स्टेट में है? तो किस स्टेट में लगाया गया? ओडिशा में। शारावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है किस डिस्ट्रिक्ट के में है? कर्नाटका के शिवमोगा। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन हैज बीन कमीशन्ड एट विच प्लेस? तो कहाँ पे डाला गया? स्कूल ऑफ ड्रोन वारफेयर BSF अकेडमी ग्वालियर। सेकेंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो है हु हैज बीन स्worn एज द सेकेंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो सम्राट चौधरी। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? हर साल, या ऑब्जर्व नॉट मनाया जाता है 14 नवंबर। इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा था। थीम क्या था चिल्ड्रन डे का इस बार? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। नेक्स्ट, झारखंड जो है सेपरेट स्टेट कब बना था? मैंने आपको बताया 15 नवंबर को झारखंड डे होता है, तो 15 नवंबर 2000 को। बिरसा मुंडा जो है वो कौन सी फ्रीडम मूवमेंट से मतलब बिलोंग करते हैं? ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट उलगुलन। थीम ऑफ नेशनल प्रेस डे 2025 क्या था? तो क्या था? अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। International Students Day marks the 1939 events involving student resistance against जो कि International Students Day, Nazi troops. ओके। नेशनल एपिलेप्सी डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 नवंबर को। वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम क्या था? सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब स्वच्छता बनाए रखनी। थीम इंटरनेशनल मेंस डे का क्या है 2025 का? सेलिब्रेटिंग मेंस एंड बॉय। लो भाई, कोई कहता है मेन डे नहीं होता है, तो है भाई। ओके। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे याद रखना, नेशनल चिल्ड्रन डे 14 को है, वर्ल्ड 20 को है। ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेलीविजन डे कब होता है? तो नवंबर 21 को।
नेशनल कैश्यू डे, जो काजू होते हैं, 23 नवंबर को। गुरु तेग बहादुर जी वॉज एग्जीक्यूटेड बाय विच मुगल एम्परर, सबको पता है, औरंगजेब। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसके अंडर बनी थी, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। बहुत जाने रिवर बोर्ड एक्ट लिख के आते हैं, प्लीज याद रखना है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो BBMB पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर बनी थी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हिमाचल प्रदेश में एज पर रिपोर्ट जो है हाईएस्ट रहा है वहां पे, तो कौन सा है, सोलन। ओके बच्चे, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको ढंग से इनको पढ़ लेना है। क्वेश्चंस जो हैं, कुछ चीज़ें जो शायद प्रेजेंटेशन में निकली होंगी वो क्वेश्चंस में आपको कवर हो जाएंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।